हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टूल्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ नैनो स्ट्रक्चर। देखिए स्टूडेंट, हम जो है वो नैनो टेक्नोलॉजी वाला यूनिट्स पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने यूनिट 4 स्टार्ट कर रखा है। स्टूडेंट देखिए, आज का लेक्चर सुनने के बाद आपके पास सिर्फ हार्डली 1 या 2 लेक्चर और आएंगे, तो हमारे पास जो हमारा ये जो 4th यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टूल्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ नैनो स्ट्रक्चर। क्या मतलब है? देखो स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आप याद कीजिए, मैंने आपको 2 तरह की अप्रोच बताई थी, है ना। एक तो मैंने आपको बताई थी बॉटम अप अप्रोच और एक बार आपको बताई थी टॉप डाउन अप्रोच। देखिए, टॉप डाउन अप्रोच में हमारे पास क्या था कि हमारे पास कोई एक बल्क मटेरियल होता है, उस बल्क मटेरियल से हम लोग एक माइक्रोस्कोपिक साइज की बात करेंगे, फिर माइक्रोस्कोपिक साइज से हम लोग नैनोमीटर की साइज बात करेंगे। फिर उसी तरह से मैंने आपको बताया था एक बॉटम अप से क्या होगा, एटम्स और एटम्स होंगे, लास्ट में एटम्स और एटम्स को मिला के बनेंगे मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से बनेंगे क्लस्टर्स और क्लस्टर्स से हमारे पास बनेंगे नैनोमीटर का साइज। तो ये मैं आपको हमारे पास जो है 3 मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगी। देखिए, एक है हमारे पास सोल जेल प्रोसेस, ठीक है स्टूडेंट। ये देखिए, नंबर 1 तो हमारे पास है सोल जेल प्रोसेस, और सेकंड नंबर पे है मेरे पास गैस फेज कंडेंसेशन, और एक थर्ड नंबर पे हमारे पास जो है एक है मेरे पास ये, दैट इज़ द नैनो लिथोग्राफी। तो ये 3 टेक्निक्स मैं आज आपको बताऊंगी। ये तीनों टेक्निक्स कैसी हैं कि आपके पास कोई भी, मान लीजिए कोई एक मटेरियल है, अगर मान लीजिए कोई मटेरियल है, उस मटेरियल से आपको नैनोमीटर के साइज का आपको मटेरियल बनाना है, तो हमारा आज इतना काम है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास, अगर आपके पास देखिए एग्ज़ाम में कई बार क्या होता है कि बाय नेम भी आ जाता है कि आपको सोल जेल प्रोसेस एक्सप्लेन करनी है, या मान लीजिए गैस फेज कंडेंसेशन एक्सप्लेन करना है। लेकिन देखिए स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास क्या होगा, आपके पास नॉर्मली एक क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन दैट टूल्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ नैनो स्ट्रक्चर विच विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन ऑब्टेन द नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल। मतलब कि आपको ऐसे कुछ सिंथेसिस बताने हैं, कुछ ऐसे आपको टूल्स बताने हैं जिसकी हेल्प से आपके पास आप नैनो स्ट्रक्चर को ऑब्टेन आप कर पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग करते हैं दैट इज़ अ सोल जेल प्रोसेस। देखिए, ये हमारे पास देखिए एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमारे पास, जैसे देख लीजिए आपके पास, मान लीजिए से ये नैनो पार्टिकल के आपको ऑक्साइड को, आपको नैनो पार्टिकल्स के ऑक्साइड चाहिए या फिर आपको नैनो पाउडर चाहिए, तो उसमें आप सोल जेल प्रोसेस को यूज़ करते हो। ये प्रोसेस हमारे पास एक ऐसी प्रोसेस है जो कि बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव है और बहुत ही वर्सेटाइल है, ठीक है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ, देखिए, दिस प्रोसेस इज़ यूज्ड फॉर द ऑक्साइड nanoparticles and composite nano powder synthesis. Sol gel process requires low processing temperature and this process is cost effective and versatile. देखिए स्टूडेंट, इसमें हमारे पास क्या होता है, हम ना इसमें एक स्प्रे प्रोसेस होता है। देखिए, स्प्रे क्या होता है, जैसे आप किसी भी चीज़ को स्प्रे करते हैं, मतलब कि इसमें हमारे पास क्या होता है, ये बेसिकली सोल जेल प्रोसेस हमारे पास है बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप का मतलब क्या होता है, एटम्स और एटम्स, सबसे एटम से स्टार्ट करेंगे, एटम्स और एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल से क्लस्टर बनते हैं और क्लस्टर से हमारे पास क्या बनते हैं, नैनोमीटर के डायमेंशन के बनते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि हम इसमें क्या करते हैं, जैसे मैं बता रही थी आपको, इसमें हम एटम्स का स्प्रे करवाते हैं। जैसे ही एटम्स का स्प्रे करवाते हैं तो वो एटम्स का स्प्रे हमारे पास जो होता है, एक हाई एनर्जी फ्लेम हमारे पास जो है उसकी प्रोड्यूस हो जाती है। और ये हम किसकी हेल्प से प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि हमारे पास CO2 लेज़र है कुछ तरह से, या फिर कोई भी स्प्रेइंग हमारे पास इक्विपमेंट है। तो हम जो मटेरियल्स मेरे पास जैसे ही स्प्रे होगा, वो सारा के सारा जो मटेरियल्स होगा वो एक साथ क्या करेगा, इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही वो सारा मटेरियल एक साथ हमारे पास इकट्ठा होगा, वो हम उसको क्या करेंगे, उसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो जैसे ही उसको ठंडा करने के लिए रखेंगे, हमारे पास ठंडा करने के बाद हमारे पास जो डायमेंशंस आएगा वो मेरे पास नैनो स्केल पार्टिकल्स आ जाएंगे। देखिए स्टूडेंट, एक बार पढ़ लीजिए। In the spraying process, the flow of reactant gas liquid to form aerosols as mixture of bath is introduced to high energy flame produced for example by plasma spraying CO2 gases। इसमें हमने क्या किया कि हमें जो है हमने रिएक्टेंट को स्प्रे करवा दिया। रिएक्टेंट को स्प्रे करवाने के बाद एक हाई एनर्जी फ्लेम प्रोड्यूस होगी, और वो हाई एनर्जी फ्लेम किसकी हेल्प से प्रोड्यूस हो, जैसे कि मैंने कहा था CO2 लेज़र, कुछ इस टाइप से।
फिर देखिए ये हमारे पास क्या कह रहा है कि द रिएक्टेंट डीकम्पोज का मतलब होता है कि जो आपके पास जो पार्टिकल्स का जो आप स्प्रे करवा रहे हो, अब वो क्या करेंगे, सभी के सभी एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। मतलब वही बात होगी ना, जैसे एटम्स और एटम्स मिलके बन गए मॉलिक्यूल से बन गया क्लस्टर, तो वो सभी एटम्स क्या करें, हमारे पास इकट्ठे हो गए, डीकम्पोज हो गए। फिर हमारे पास ये कह रहा है कि एंड पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड इन ए फ्लेम, क्या कह रहा है, पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड इन ए फ्लेम बाय होमोजीनियस न्यूक्लिएशन एंड द ग्रोथ। मतलब पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड इन ए फ्लेम, देखिए फ्लेम का मतलब क्या होता है कि हमारे पास वही जैसे मैंने कहा था कि सारे के सारे पार्टिकल्स जो ना वो हमारे पास इकट्ठे हो जाते हैं, एक रो में बन जाते हैं। फिर हम उस मटेरियल्स के क्या करेंगे, उसको कूल करने के लिए रख देंगे। जैसे ही उसको कूल कर देंगे तब हमारे पास जो मटेरियल जो ऑब्टेन होगा वो मेरे पास नैनो स्केल पार्टिकल्स का मटेरियल हमारे पास ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये मेरे पास है सोल जेल प्रोसेस। तो सोल जेल प्रोसेस हमारे पास स्टूडेंट किसका एग्जाम्पल है, ये हमारे पास एग्जाम्पल है बॉटम अप अप्रोच का। तो बॉटम अप अप्रोच की हेल्प से हमें सोल जेल को हमने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब देखिए उसके बाद है गैस फेज कंडेंसेशन। देखिए स्टूडेंट बिल्कुल ही सिंपल है, मैं आपको इस डायग्राम से समझा रही हूँ। देखो इस गैस फेज कंडेंसेशन के लिए सबसे पहले तो मुझे एक ये वैक्यूम चैम्बर चाहिए, जो कि मैंने ये लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे इसके अंदर मैंने रखा हुआ है मेल्ट। इस मेल्ट को हम लोगों ने क्या किया, नीचे से इसको हीट देंगे, ये मेरे पास मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही मेल्ट होना स्टार्ट होगा तो इसके कुछ पार्टिकल्स क्या करेंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे। तो ये जो इवेपोरेशन वाले जो पार्टिकल, जो मेटल जो इवेपोरेट हो रहा है, उस इवेपोरेट वाले मेटल्स को हम लोग क्या करेंगे, एक पंप की हेल्प से इसको, इस इवेपोरेशन वाले पार्टिकल्स को एक पंप से बाहर निकाल देंगे। और जैसे ये जो इवेपोरेशन वाला जो मटेरियल है हमारे पास, जैसे ये वाला मटेरियल ठंडा हो जाएगा, तो ठंडा होने के बाद हमारे पास जो पार्टिकल्स मिलेंगे, उस पार्टिकल्स को वो मेरे पास कैसे होंगे, नैनो पार्टिकल्स होंगे। ये देखिए इसको पढ़िए एक बार, फिर अच्छे से समझ आएगा क्या लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे कि ये देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, द गैस फेज कंडेंसेशन यूजेस अ वैक्यूम चैम्बर, ठीक है जी, कंसिस्टिंग ऑफ हैवी एलिमेंट द मेटल टू बी मेड इनटू ए नैनो पाउडर। हमें उस मेटल को क्या बनाना है, नैनो पाउडर के फॉर्म बनाना है। पाउडर कलेक्शन इक्विपमेंट एंड वैक्यूम हार्डवेयर, ये मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट सारा समझा दिया। देखिए क्या लिखा हुआ है, इन गैस फेज कंडेंसेशन मेटल इज इंट्रोड्यूस इनटू ए हीटिंग एलिमेंट। वही मैंने कहा था, मेटल को इंट्रोड्यूस कर देंगे हीटिंग एलिमेंट के साथ। इज़ रैपिडली मेल्टेड, तो हमारे पास जैसे वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गया, देन द मेटल इज क्विकली टेकन टू टेम्परेचर फार अबव द मेल्टिंग पॉइंट बट लेस देन द बॉइलिंग पॉइंट। जैसे ही उस मेल्ट को आपने हीट करना स्टार्ट किया तो उसका जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट से तो अबव हो जाएगा पर उसका बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा। तो हम कहते हैं सो द रिक्वायर्ड, मतलब जितना मुझे वेपर प्रेशर चाहिए ना, वो वेपर प्रेशर हमारे पास अचीव हो गया। फिर देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ था, गैस प्रोड्यूस्ड इन द चैम्बर इज कॉन्टिन्यूसली रिमूव्ड बाय द पम्प सो द गैस फ्लो मूव्स द इवेपोरेटेड मेटल अवे फ्रॉम द हॉट एलिमेंट। जो मैंने कहा था, जो भी इवेपोरेटेड मेटल होगी उसको क्या करेगा, वो चैम्बर जो पंप से हम उसको बाहर निकाल देंगे और वहाँ से गैस हमारे पास हो जाएगी ठंडी, जिससे हमने उसको बाहर निकाला। क्योंकि देखिए अब तो उसको हीट मिलने तो उसको बंद हो, क्योंकि वो इवेपोरेशन करके हमने उसको बाहर निकाल दिया। तो गैस हमारे पास जैसी ठंडी हो जाएगी, तो एज अ गैस कूल्स द मेटल वेपर नैनोमीटर साइज पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड। तो वही जैसे मैंने आपको बताया था, नैनो पार्टिकल हमारे पास साइज जो है वो बन जाएंगे, उसको ठंडा कर लेंगे और हमारे पास हमारा जो नैनो पार्टिकल्स का जो साइज़ था वो हमारे पास मिलके हमें तैयार हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मेरे पास दो टेक्निक्स मैंने आपको बता दी। तो ये दोनों टेक्निक्स मेरे पास किसका एग्जाम्पल हैं, ये दोनों टेक्निक्स हमारे पास एग्जाम्पल हैं बॉटम अप अप्रोच का। सोल जेल प्रोसेस और गैस फेज कंडेंसेशन दोनों ही हमारे पास बॉटम अप अप्रोच का एग्जाम्पल हैं। तो देखिए स्टूडेंट, उसके बाद यह है लिथोग्राफी। लिथोग्राफी हमारे पास किसका एग्जाम्पल है, लिथोग्राफी हमारे पास एग्जाम्पल है टॉप डाउन अप्रोच का। ठीक है, देखिए टॉप डाउन अप्रोच, ध्यान से देखिए स्टूडेंट। टॉप डाउन में हमारे पास क्या होता था कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई बल्क मटेरियल है, तो उस बल्क मटेरियल को आपको पीसीज में कन्वर्ट करना पड़ता है। पहले आपको उसको तोड़ना पड़ता था, ब्रेक करना पड़ता था, क्योंकि वो क्या करेगा, बल्क से हमारे पास बनेगा माइक्रोस्कोपिक से हमारे पास वो बनेगा नैनोमीटर में। तो मतलब सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, 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 सबसे पहला काम आपको क्या करना प
जो भी बल्क जो मटेरियल होगा उसको आपको तोड़ना पड़ेगा। तो वो उसको छोटे छोटे पीसेस में जो कन्वर्ट करेंगे वो किसकी हेल्प से करते हैं, वो आप करते हैं लिथोग्राफी की हेल्प से। देखिए जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, नैनो लिथोग्राफी इज़ ए टर्म यूज टू डिस्क्राइब ए नंबर ऑफ टेक्निक्स फॉर क्रिएटिंग वेरी स्मॉल साइज ऑफ द ऑर्डर ऑफ नैनोमीटर। मतलब हमने उसको इतना ज़्यादा उन टुकड़ों को ऐसे उसको ब्रेक कर देंगे, बल्क से इतने में ब्रेक कर देंगे कि उनका साइज़ हमारे पास कितना हो जाता है, लगभग 10 नैनोमीटर के आसपास होता है। और भी हमारे पास देखिए लिथोग्राफी में और भी हमारे पास टेक्निक्स होती हैं और उसकी हेल्प से हम इसको साइज को और भी रिड्यूस कर सकते हैं, 10 नैनोमीटर से भी रिड्यूस कर सकते हैं। देखिए जैसे कि मैंने लिखा हुआ, क्या लिखा मैंने, leading to smaller and the smaller possible sizes. For example, UV lithography is capable of using light at wavelength of 13.5 nanometer. While hurdles still exist in the new field, it promises the possibility of sizes for below the produced by the current industry. मतलब कि देखिए जैसे कि लिथोग्राफी में हमारे पास हम एक यूज़ करते हैं यूवी लिथोग्राफी, उसी तरह से हमारे पास एक आती है डिप पेन लिथोग्राफी। तो लिथोग्राफी भी हमारे पास आगे कई तरह की होती हैं। तो इस लिथोग्राफी की हेल्प से हम लोग उसको नैनोमीटर के साइज़ में बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो लिथोग्राफी किसका एग्जांपल है हमारे पास, बॉटम अप अप्रोच का। तो ये तो हमारे पास हो गया स्टूडेंट, मैंने आपको बता दिए, देखिए 3 टूल्स बता दिए, सोल जेल, गैस फेस कंडेंसेशन और एक आपको बता दिया नैनो लिथोग्राफी। देखिए स्टूडेंट अब उसके बाद अब देखिए अब आपके पास जो भी मेटल था, जो भी मेटल था आपने उसका नैनोमीटर साइज़ तो बना लिया, लेकिन अब आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे ही आपने किसी भी साइज को नैनोमीटर की साइज में कन्वर्ट कर दिया तो अब उसमें ऐसी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, या फिर हम कह सकते हैं उसमें ऐसी क्या क्या खूबियाँ हैं जो उसको बल्क मटेरियल से अलग बनाते हैं। तो वही हमने करेक्टरिस्टिक्स को हमने क्या करना है, उस करेक्टरिस्टिक्स का पता लगाना है कि ऐसी कौन कौन सी हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी हेल्प से हमें जो है नैनोमीटर की हमारे बहुत ज़्यादा वास्ट जो है इसकी एप्लीकेशंस हैं, उन एप्लीकेशंस को हमने स्टडी करना है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट इससे पहले मैं आपको 3 तरह की ऐसी करा चुकी हूँ आपके पास। एक आपको याद होगा, एक हम लोगों ने किया था सैम, टैम, SPM, ये सब कुछ हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, इससे प्रीवियस जो लेक्चर्स में कर चुके हैं। आज इसमें हम लास्ट टेक्निक जो है वो पढ़ रहे हैं, वो है हमारे पास AFM, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और देखिए इसका नाम है AFM, और इसका नाम है हमारे पास दैट इज़ द एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप। देखिए क्या होता है हमारे पास एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप में। देखिए ये हमारे पास क्या था, इससे पहले हमने एक टेक्निक पढ़ी थी स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। देखिए अभी तक मैं आपको क्या पढ़ा चुकी हूँ, मैंने आपका पढ़ाया है सैम दैट इज़ अ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एक कराया आपको टैम, एक कराया आपको टैम वो है मेरे पास ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। फिर मैंने आपको करवाया था हमारे पास स्कैनिंग टनलिंग इफेक्ट दैट इज़ द STM, और एक आज मैं आपको करवा रही हूँ AFM दैट इज़ द एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप। जो सबसे अच्छी या फिर हम कह सकते हैं जो सबसे बेटर जो टेक्निक है वो मेरे पास AFM है। ठीक है, बहुत ही मैं आपको ये कह रही हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये टेक्निक है, ज़रूर आप कीजिएगा इसको, दैट इज़ द AFM। देखिए अब सबसे पहले देखो, अगर आपको स्टूडेंट पता है अगर कोई भी चीज़ अगर न्यू इन्वेंशन हो रही है तो हमें पता है कि उससे पहले वाले में कुछ ना कुछ कमियां होंगी, उन कमियों को दूर करने के लिए ही हमारे पास जो थी आगे कोई टेक्निक आती है। तो उसी तरह देखिए पहले हमारे पास थी स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। सिर्फ स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप पे कुछ डिसएडवांटेज थी, वो क्या थी डिसएडवांटेज वो सुनिए पहले। देखो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर सुना हो तो मैंने उसमें कहा था कि स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप में हमें कंडक्टिव मटेरियल की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो यही एक तो उसमें था कि हमें कंडक्टिव मटेरियल चाहिए। अब हम यहाँ पे ऐसे मटेरियल यूज़ करेंगे जो कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होंगे। ठीक है, अगर तो वो कंडक्टिव मटेरियल होंगे तो वो तो हो जाएंगे हमारे पास स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप के। अगर मान लीजिए कोई मेरे पास मटेरियल हुआ डाइलेक्ट्रिक हुआ, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए हमें यूज़ करनी पड़ेगी AFM। देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि AFM was as a modification for STM for dielectric material. AFM is a very powerful microscope invented by
Kuwait Gates in 1986. Besides imaging, it is also one of the foremost tools for the manipulation of matters at the nanoscale. मतलब at the nanoscale पे हमें इसकी characteristics को जो है हमें इसको पता करवाना है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, इसका प्रिंसिपल देखिए, ध्यान से समझना है इसके प्रिंसिपल को। यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है कि AFM इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट ए फाइन शार्प टिप ऑफ द, ये हमारे पास है, ए फाइन शार्प टिप ऑफ द ऑर्डर ऑफ नैनोमीटर अटैच टू ए कैंटिलीवर। कैंटिलीवर क्या होता है? एक तरह का जैसे रोड होते हैं ना हमारे पास, वो रोड ही होती है हमारे पास कैंटिलीवर। वर ब्रॉट इन टू क्लोज टू ए सैम्पल सर्फेस, द वंडरफुल फोर्स बिटवीन द टिप एंड द सैम्पल प्रोड्यूस ए डिफ्लेक्शन ऑफ द कैंटिलीवर ड्यू टू हुक्स लॉ। द डिफ्लेक्शन इज मेजर्ड बाय लेजर स्पॉट एंड दिस एंड दिस। देखिए स्टूडेंट, आपको डायग्राम से सारा बात समझ आएगा, पूरा जो आर्टिकल है वो डायग्राम में ही सिमटा हुआ है। अब इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या, देखो सबसे पहले ये जो आपको टिप दिख रही है, ये मेरे पास है, हमारे पास है एक मेटल की टिप लेते हैं। अब ये मेटल कैसा होता है, ये भी हमारे पास एक पर्टिकुलर मटेरियल आपको दिया जाता है, वो किस चीज़ का होता है वो भी आपको बताते हैं। ये मेटल हमारे पास देखिए सैम्पल से कनेक्टेड है, ठीक है। ये सैम्पल कौन सा है? ये सैम्पल आपके पास है जो कि जिसका साइज मेरे पास है नैनोमीटर के साइज का, ठीक है। और इसी सैम्पल की मुझे करैक्टरिस्टिक्स पता करनी है। करैक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है कि इसमें कैसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, कैसी रेजिस्टिविटी है, कितने बॉन्ड हैं, इसमें कितने मिलर इंडाइसिस के प्लेन्स हैं, इसकी ओरिएंटेशंस क्या है इसकी प्लेन्स की, और तो और इसमें ये क्रिस्टलोग्राफिक है, एमॉर्फियस है, इस तरह का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मतलब मुझे नैनोमीटर की साइज पे आते ही क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सब कुछ हमें पता करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए क्या किया, ये मेरे पास है एक मेटल की टिप है जो कि सरफेस को टच किया हुआ है, ठीक है। और ये सरफेस एक्चुअल में आपको स्मूथ लग रहा है, एक्चुअल में इस तरह से जैसे मैंने बताया, कहीं पे रफनेस कहीं पे शार्पनेस, वो इस तरह से मेरे पास सैंपल है। और ये सैंपल के जो नीचे ये वाली जो चीज़ आपको दिख रही है, ये मेरे पास क्या है, ये हमारे पास है पीजो इलेक्ट्रिक स्कैनर, ठीक है। और ये पीजो इलेक्ट्रिक स्कैनर है। अब देखिए क्या होगा, देखो ये टिप जैसे ही मेरे पास सैंपल को टच करेगी, देखो अभी सैंपल की स्मूथनेस कभी यहाँ, तो कभी टिप यहाँ टच करेगी, कभी टिप यहाँ टच करेगी, देखो बार बार मेरे पास क्या आ रहा है, तो ये मेरे पास है कैंटिलीवर। कैंटिलीवर का मतलब क्या होता है, एक तरह की जैसे कि मेरे पास रोड ही होती है, ठीक है। तो जैसे ही ये टिप सैंपल को टच करेगी तो ये रोड हमारे पास क्या करेगी, इसमें डिफ्लेक्शन आएगी, कभी ये भी हमारे पास कभी ऊपर कभी नीचे कभी, क्योंकि रोड में हमारे पास जो डिफ्लेक्शन आएगी, उस रोड की डिफ्लेक्शन को कौन नोट करेगा, उसको लेज़र बीम जो वो नोट करेगा। तो जैसे ही डिफ्लेक्शन लेज़र बीम के पास गई, लेज़र बीम ने क्या किया, उसको रिफ्लेक्ट कर दिया उसकी डिफ्लेक्शन को, और ये रिफ्लेक्ट होके हमारे पास चलेगी फोटो डायोड के अंदर। फोटो डायोड हमारे पास क्या करेगा, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास इधर एक लगा हुआ होता है, यहाँ पे हमारे पास होता है कंप्यूटर। यहाँ पे आपके पास डायग्राम में नहीं बना हुआ है, इसलिए आप लोगों ने भी कन्फ्यूजन नहीं होना है, बस आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। आपकी मर्जी है एग्ज़ाम में ये कंप्यूटर बना हुआ दिखाएं या ना दिखाएं, ठीक है। तो देखिए, तो जैसे ही मेरे पास क्या होगा, फोटो डायोड क्या करेगा, फोटो डायोड हमारे पास क्या करेगा, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाला सिग्नल ये किससे कनेक्टेड होगा, कंप्यूटर से। और इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम कंप्यूटर के अंदर रीड कर लेंगे, और जैसे ही इसको कंप्यूटर के अंदर रीड करेंगे, हमारे पास इस जो मटेरियल है इससे रिलेटेड हमारे पास जितनी भी करैक्टरिस्टिक्स हैं सारी के सारी आ जाएंगी। एक बार दोबारा देखिए स्टूडेंट, टिप किससे कनेक्टेड है, सैंपल से, ठीक है। और सैंपल एक्चुअल में जो दिख रहा है वो ऐसा है नहीं, वो मेरे पास कैसा है, थोड़ी सी इसमें मेरे पास रफनेस सी है। ये मेरे पास है पीजो इलेक्ट्रिक सैंपल। मैंने कहा जैसे ये टिप इसको टच करेगी तो कैंटिलीवर में डिफ्लेक्शन होगी, उस डिफ्लेक्शन को नोट करेगी लेज़र बीम। लेज़र बीम वापसी उसी डिफ्लेक्शन को इन द लाइट सिग्नल की फॉर्म में उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, और ये लाइट सिग्नल की फॉर्म में फ़ोटो डिटेक्टर उसको रिसीव करेगा। फ़ोटो डिटेक्टर क्या करेगा, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कंप्यूटर के अंदर देख के हमें जो है इस सैंपल की और इस मटेरियल की सारी हमारे पास क्या आएगी, जो करैक्टरिस्टिक्स मटेरियल्स होंगे वो हमारे पास सारा के सारा हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा AFM बता दिया। देखो इसमें भी स्टूडेंट दो तरह का होता है, एक होता है कॉन्टैक्ट मोड और एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट मोड।
देखिए देखिए नाम से क्लियर है, कॉन्टैक्ट मोड। कॉन्टैक्ट मोड का मतलब तो क्या होगा, ये जो टिप होगी ये सैंपल से कनेक्ट एग्जैक्ट इसको टच करेगी। तो देखिए अगर बार बार देखो स्टूडेंट ये टच करेगी तो बार बार टच करने की वजह से क्या आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे पास वो सरफेस का हम लोग दोबारा यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, या फिर हम कहेंगे कि इसकी जो टिप की जो निब है मतलब ये इतनी शार्प होती है, अब ये भी इतनी शार्प नहीं रहेगी अगर ये बार बार इसको टच करेगी। और इसकी वजह से हमारा क्या होगा, देखो कहीं ना कहीं जब जैसे जैसे टिप हमारे पास सैंपल को बार बार टच करेगी तो हमारे पास सैंपल भी जो है वो भी हमारे पास क्या होगा, ख़राब होने के चांस उसके और ज़्यादा होंगे जब बार बार उसको टिप जो है सैंपल को टच करेगी। तो इसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे, वही सारा फिनोमेना जैसे कि मैंने आपको बताया कैंटिलीवर में डिफ्लेक्शन होगी और वो सब कुछ सेम होगा, बस कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट का ही फ़र्क है। तो हमारे पास कॉन्टैक्ट मोड इतना अच्छा नहीं होता बल्कि नॉन कॉन्टैक्ट मोड हमारे पास ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए नॉन कॉन्टैक्ट कैसे होगा, अब नॉन कॉन्टैक्ट में क्या होगा, ये जो टिप जो अब इसको सरफेस को टच कर रही है अब ये टच नहीं करेगी बल्कि इसे थोड़ा सा ऊपर रहेगी। अब इसमें क्या करेगा, एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सेट हो जाएगी और ड्यू टू दिस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या करेगी, ये टिप हमारे पास मूव करेगी। तो ड्यू टू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जैसी टिप मूव करेगी फिर से वही सारा के सारा हमारे पास फिनोमिना होना स्टार्ट हो जाएगा। वही जैसे कि हमारे पास कैंटिलीवर में डिफ्लेक्शन होगी, लेज़र बीम यूज़ करेंगे, फिर फोटो डिटेक्टर यूज़ करेंगे। तो नॉन कॉन्टैक्ट मोड में हमारे पास सिर्फ एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास सेट हो जाएगी, जबकि हमारे पास ना तो इसमें हमारे पास मटेरियल ख़राब होगा और ना ही हमारे पास ये जो मेटल की जो टिप है ना ही इसकी शार्पनेस ख़राब होगी। तो हमारे पास ये जो अब स्टूडेंट जो मैंने आपको डायग्राम में जो आपको समझाया है यही सारा ही हमारे पास इसमें लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपने जो डायग्राम जो है वो समझ लिया। उसके बाद देखिए कंस्ट्रक्शन वर्किंग और ये सब कुछ मैंने वही सब कुछ लिखा जो मैंने आपको बताया था और ये दोनों पॉइंट्स आप रीड कर लेंगे। उसके बाद देखिए मैंने अब आपको समझाया है एक कॉन्टैक्ट मोड और एक मैंने आपको समझाया है दैट इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट मोड। ठीक है, तो ये भी आप लोग पढ़ लेंगे। अब देखिए उसके बाद हमारे पास है AFM के मेरिट्स। AFM provides a three-dimensional surface. Sample used in AFM do not require special treatment. Here the sample can be used. मतलब सैम्पल को आप दोबारा यूज़ कर सकते हो। फिर हमारे पास कह रहा है कि AFM do not require vacuum and can be work in an ambient और liquid environment. ज़रूरी नहीं है आपको इसमें वैक्यूम ही प्रोवाइड हो, आप इसमें कोई लिक्विड इन्वायरमेंट टाइप में कुछ हो तो वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो हमारे पास हो गया है। मैंने आपको जैसे बताया था 4 टेक्निक कर लिया हमने, सैम, टैम, STM और एक AFM। चारों ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ से वेरी इंपॉर्टेंट हैं। हम इसमें नहीं कह सकते कि चारों में से कौन सी आएगी एग्ज़ाम में से, लेकिन हाँ स्टूडेंट एक बात है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि इन चारों में से एक टेक्निक तो एग्ज़ाम में 90%, मैं आपको इतनी श्योरिटी कह सकती हूँ 80 to 90% एग्ज़ाम में आ ही जाती है। तो आप प्लीज़ ये चारों 2 टेक्निक्स ज़रूर करके जाइएगा, सैम, टैम, STM और एक AFM। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए स्टूडेंट उसके बाद है मॉलिक्यूलर असेंबलर। देखिए ये छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, एक 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें से कई बार पूछ लेते हैं, तो इसलिए छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए स्टूडेंट बेसिकली हमारे पास देखिए जब हम नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, देखिए नैनो में हमारे पास क्या होता है, बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, एटम्स या फिर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हम उनकी पोजीशंस को कंट्रोल करते हैं। उनकी पोजीशंस को कंट्रोल करके ही हम लोग क्या करते हैं, उसको बल्क मटेरियल से उसको नैनोमीटर डायमेंशन में उसको लेके आते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं बस मॉलिक्यूलर असेंबलर। देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, इन नैनो स्केल हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ए नैनो स्केल पार्टिकल ऑफ दैट कैन बी प्रोग्राम टू मैन्युपुलेट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू आर स्पेसिफिकेशन कॉल्ड मॉलिक्यूलर असेंबली। ठीक है, हम अपनी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग एटम्स और मॉलिक्यूल्स की पोजीशन को कंट्रोल करते हैं। बेसिकली नैनोमीटर में हम लोग यही कहते हैं कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स को अपनी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मतलब कि उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, मतलब कि उसको तभी तो हम देखिए उसको बल्क से कैसे लेके आ रहे हैं, उसको नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर इतना शॉर्टेस्ट में हम उसको लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारे पास मॉलिक्यूलर असेंबली। देखिए फिर है मॉलिक्यूलर मैन्युफैक्चरिंग। देखिए स्टूडेंट ये वही चीज़ है जैसे कि अब आपने जो है आपने बनाना है,
कोई भी डायमेंशन है जो नैनो टेक्नोलॉजी है वो आपने बनानी है, तो वो आप कैसे बनाएंगे, जैसे मैंने बताया था फिर टॉप डाउन और बॉटम अप, और दो हमने पढ़ी थी। एक तो पढ़ी थी टॉप डाउन में मैंने आपको बताया था सोल्जर प्रोसेस और एक गैस फेस कंडेंसेशन, और सॉरी टॉप डाउन में हमने पढ़ी है लिथोग्राफी, और बॉटम अप में मैंने आपको करवाया है सोल्जर प्रोसेस और गैस फेस कंडेंसेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये दोनों टेक्निक्स आप लोगों ने पढ़ रखी हैं। अब उसके बाद देखिए स्टूडेंट, हमारे पास है लास्ट टॉपिक, विज़न एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या भी नैनो टेक्नोलॉजी हमारे पास देखिए इंट्रोड्यूस तो हो गई है, लेकिन इस नैनो टेक्नोलॉजी ने हमारे पास इतनी ज़्यादा इसके एप्लीकेशंस हैं कि हर चीज़ जो है वो नैनो टेक्नोलॉजी ने कंट्रोल कर लिया है, या फिर हम कह सकते हैं कि हर फील्ड में हमारे पास नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। तो उस यूजेस को हमने स्टडी करना है, बस इसी को बोलते हैं क्या है इसके विज़न है और क्या है इसके ऑब्जेक्टिव हैं। देखिए जैसे कि हमारे पास सबसे पहले सिक्योरिटी में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सिक्योरिटी में कैसे यूज़ कर सकते हैं, देखिए जैसे कि अब हमारे पास क्या लिखा, इमेजिन मटेरियल 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन स्टील एट ए फ्रैक्शन ऑफ द वेट, रिसर्च मटेरियल नैनो टेक्नोलॉजी कुड रिवॉल्यूनाइज स्ट्रेंथ। देखिए जहाँ जैसे अगर आप जानते हैं, एक आप कहते हैं स्टील बहुत ही स्ट्रॉन्गर है, अगर आप एक मटेरियल देखें ना जो कि स्टील से भी 10 गुना इंपॉर्टेंट होगा, 10 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, हम नैनो मटेरियल से कुछ इस तरह का भी बना सकते हैं, और इसका यूज़ हम कर सकते हैं जैसे कि एयर फ्रेम, स्पेस स्टाफ, ब्रिजेस में और इसमें। ठीक है, फिर उसका हेल्थ केयर में हमारे पास क्या, जितने भी हॉस्पिटल्स में हमारे पास जैसे कि हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे, ये देखो जैसे कि अगर किसी भी बच्चे का मान लीजिए DNA मैप करना है, ठीक है, तो मतलब अगर फ्यूचर में उसको कोई भी प्रॉब्लम होगी ना, तो उसके DNA उसका, तो हमें पहले ही हम उसको कहीं ना कहीं तक उसको डायग्नोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और नैनो टेक्नोलॉजी से हमारे पास क्या होगा कि अगर मान लीजिए आपने कितना एक अमाउंट है, मान लीजिए अगर आपने कोई 10 ग्राम कोई 2 ग्राम जितना अगर अमाउंट किसी बॉडी के अंदर इंसर्ट करना है, तो आप नैनो टेक्नोलॉजी की हेल्प से उतना ही एक राइट अमाउंट ऑफ मेडिसिन को आप उसके अंदर डाल सकते हो बॉडी के अंदर। ठीक है, रिसोर्सेज में देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, ये जैसे देखिए हमारे पास स्पेस क्राफ्ट है, कार्स हैं, उनके न्यू हमारे पास इंजन्स हमारे पास बन के आ रहे हैं, न्यू फंक्शनिंग के बन के आ रहे हैं, ये सब हमारे पास नैनो टेक्नोलॉजी के मटेरियल्स का ही हमारे पास कमाल है। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और फिर हमारे पास देखिए लास्ट हमारे पास लिखा हुआ है इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्टेशन। नैनो टेक्नोलॉजी विल प्रोवाइड लाइट मटेरियल्स विच इन टर्न विल मेक एयर एंड स्पेस travel more economically. Today travel in the space is very expensive and reserved for an elite few. Nanotechnology will dramatically reduce the cost and increase the capability of spaceship and the space flights. ठीक है, तो आप इसको स्टूडेंट्स पढ़ लेंगे, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई थिंक इस लेक्चर में। तो यहाँ पे हम लोगों ने आज 3 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। क्या क्या पढ़ लिया हमने, एक तो पढ़ लिया हमने टूल्स पढ़ लिए हैं, फिर हमने AFM पढ़ा है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मॉलिक्यूलर असेंबलर पढ़ा है, लास्ट हमारे पास है विज़न एंड ऑब्जेक्टिव कि कहाँ कहाँ पे हमारे पास नैनो टेक्नोलॉजी का हम लोगों ने यूज़ किया है। बहुत ही सिंपल सा है, जस्ट एक बार आप एक रीड कर लेंगे और आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ कहाँ मेडिकल पर्पज़ में यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पे हम स्पेस क्राफ्ट, टीवीज़ में, कार्स में कैसे कैसे इसके एप्लीकेशंस को यूज़ कर रहे हैं। आप एक ही टॉपिक छोटा सा इसको रीड कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो अब इसके बाद हमारे पास हार्डली मेरे ख्याल से सिर्फ आपके पास एक ही लेक्चर ऐसा आएगा, 4th यूनिट का हम लोग करेंगे। हमारे पास हमारा जो 4th यूनिट है ये हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी के लिए आप यहीं पढ़िए, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।